आज बात करते हैं अमृता शेरगिल की। एक ऐसा नाम जो 20वीं सदी की भारतीय कला में आप कह सकते हैं एक क्रांति का दूसरा नाम है। आखिर क्यों उन्हें मॉडर्न इंडियन आर्ट की सबसे बड़ी आवाजों में से एक माना जाता है? चलिए आज उनकी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। अब जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली बयान नहीं था, बल्कि एक कलाकार का अपनी पहचान को लेकर, अपनी जमीन को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान था। इसी एक वाक्य में उनकी पूरी कलात्मक यात्रा का मकसद छिपा हुआ है। तो उन्हें भारतीय कला के इतिहास में मील का पत्थर कहते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इंडियन आर्ट को एक ऐसी नई दिशा दी, एक ऐसी नई भाषा दी जिसकी उस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने सही मायनों में कला की परिभाषा ही बदल दी। उनकी कला को समझने के लिए पहले उनकी कहानी को समझना जरूरी है। और उनकी कहानी असल में दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। आइए देखते हैं कैसे। सोचिए, एक तरफ थी उनकी माँ मारिया अत्वानेत, एक हंगेरियन ओपेरा सिंगर जो यूरोपियन मॉडर्निज्म में पली बढ़ी, और दूसरी तरफ उनके पिता उमराव सिंह शेरगिल, एक भारतीय विद्वान जिनकी जड़ें गहरी परंपराओं से जुड़ी थीं। अमृता का पूरा जीवन इन्हीं दो संस्कृतियों का एक अद्भुत संगम था, और यही उनकी कला की आत्मा भी बना। और उनकी प्रतिभा कमाल की थी। बहुत छोटी उम्र में ही दुनिया ने उसे पहचान लिया। पेरिस में अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के बस कुछ ही साल बाद उन्होंने अपनी पेंटिंग टोर्सो के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड सैलो में अवार्ड जीत लिया। और इतना ही नहीं, उन्हें ग्रैंड सैलो का एसोसिएट भी बना दिया गया, जो उस दौर में एक बहुत ही बड़ा सम्मान माना जाता था। अब आते हैं उनकी कहानी के उस मोड़ पर जिसने सब कुछ बदल दिया, उनकी भारत वापसी। एक सवाल तो मन में उठता ही है कि जब यूरोप में वो इतनी सफल थीं, कामयाबी उनके कदम चूम रही थी, तो फिर उन्होंने ये सब कुछ छोड़ने का फैसला आखिर किया क्यों? वजह थी अपनी कलात्मक आत्मा की खोज। उन्हें अंदर से एक बहुत गहरी आवाज आ रही थी जो उन्हें भारत वापस खींच रही थी। तो ये सिर्फ एक देश से दूसरे देश जाना नहीं था, ये एक तरह की कलात्मक तीर्थ यात्रा थी, अपनी जड़ों को फिर से ढूंढने की एक कोशिश। और भारत आते ही ये बदलाव उनकी कला में साफ दिखने लगा। 1934 में उन्होंने शिमला में अपना स्टूडियो बनाया। अब उनके कैनवस पर पेरिस के एकेडमिक न्यूड्स नहीं थे, बल्कि उनके अपने लोग थे, उनका परिवार, उनके दोस्त, उनके आसपास की दुनिया। तो चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं कि उन्होंने अपनी इस नई दृष्टि को, इस नए विजन को आकार कैसे दिया। एक ऐसा विजन जिसमें तकनीक तो यूरोप की थी, पर आत्मा पूरी तरह से भारतीय थी। उनकी कला ना एक बहुत ही दिलचस्प संगम थी। एक तरफ वो गॉगिन और सेजान जैसे यूरोपियन मास्टर्स की कच्ची भावनाओं से प्रभावित थीं, तो दूसरी तरफ उन्होंने भारत के हजारों साल पुराने अजंता के भित्ति चित्रों से और मुगल और बसौली की मिनिएचर पेंटिंग्स की बारीकियों से भी प्रेरणा ली। तो अगर हम उनकी कला को थोड़ा तोड़ कर देखें तो हमें क्या मिलता है? उनके विषय थे आम भारतीय लोग, गांव की औरतें, किसान, गरीब। उनकी पेंटिंग्स में एक अजीब सी उदासी है, लेकिन उस उदासी में भी एक शांत गरिमा है, एक ठहराव है। तकनीक उन्होंने वेस्टर्न मॉडर्निज्म की इस्तेमाल की, लेकिन रंग बिल्कुल भारतीय थे, बोल्ड, एक्सप्रेसिव, और खासकर लाल रंग से तो उन्हें एक अलग ही लगाव था। उनकी पेंटिंग्स जैसे हल्दी ग्राइंडर्स या वुमन ऑन चारपाई, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उस दौर के भारतीय समाज की सच्चाई पर एक गहरी टिप्पणी है। उन्होंने खास तौर पर महिलाओं की उस भीतरी दुनिया को कैनवस पर उतारा जिसे अक्सर समाज देखकर भी अनदेखा कर देता था। अमृता शेरगिल की कहानी जितनी शानदार है ना, उतनी ही दुखद भी। उनका जीवन बहुत छोटा था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी था। 1941 में अमृता शेरगिल का निधन हो गया। वो सिर्फ 29 साल की थीं। सोचिए, कला को समर्पित एक जिंदगी जो अपने चरम पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई। लेकिन इतने कम वक्त में भी वो एक ऐसी विरासत छोड़ गईं जो आज भी जिंदा हैं। उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उनके काम को राष्ट्रीय कला खजाना घोषित किया। 1978 में उनकी पेंटिंग हिल वुमन पर एक डाक टिकट जारी हुआ, और 2013 में यूनेस्को ने उनकी 100वीं जयंती को एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तौर पर मनाया, जो उनके ग्लोबल इम्पैक्ट को दिखाता है। चलिए इस चर्चा को उनके ही एक बहुत गहरे और शायद थोड़े बेचैन कर देने वाले बयान पर खत्म करते हैं। उन्होंने कहा था, अगर भारत में गरीब नहीं होते
तो मेरे लिए पेंट करने के लिए कुछ भी नहीं होता। ये एक ऐसी लाइन है जो हमें उनकी कला और भारत के सामाजिक ताने-बाने के बीच के रिश्ते पर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।